वेलकम बैक मेरे प्यारे बच्चों, बेटे और बेटियों। एक दोबारा मैं आज फिर हूँ एक नई वीडियो बनाने के लिए, ताकि इस कोरोना पीरियड में आप लोगों की कुछ मदद की जा सके। आप लोग भी परेशान हैं, घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं, आगे क्या हो अभी कुछ नहीं पता। मास्क लगाना ज़रूरी है, दूरी बनाना ज़रूरी है। हालात दिन ब दिन बद से बदतर हो जा रहे हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में मैं आज आपके सामने फिर हाजिर हूँ और आशा करता हूँ कि सभी भाई, सभी बहनों, सभी मेरे बच्चों, आप अपने घर में सुख से होंगे, सही होंगे और आप लोगों की पढ़ाई सही चल रही है। ऐसा मेरा मानना है कि आप लोग अपनी तैयारी में लगे हुए हैं और अपना समय व्यर्थ न गवाएं। अपने मीडिया के माध्यम से, बुक्स के माध्यम से, क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से और यूट्यूब क्लासेस के माध्यम से आप लोग अपनी तैयारी करें। कहीं पर कोई बात समझ में नहीं आती है, उस बात को ओपनली कमेंट्स में लिखें, या मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, पर्सनली आप उस पर भी लिख सकते हैं, या ग्रुप में भी आप लिख सकते हैं। जो मेरे सफलता प्रतियोगिता अकादमी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी, और जो मेरे अभ्युदय के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी, और जितने भी भारत में स्टूडेंट्स हैं सभी के लिए एक मैं नई वीडियो लेकर आया हूँ आज। आधुनिक भारत का वीडियो है कि आधुनिक भारत में क्या क्या हुआ। तो आपकी डिमांड के अनुसार आधुनिक भारत में मैंने एक सब टॉपिक पकड़ा है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। आइए इस बात पर हमने प्रकाश डाल लेते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन क्या था और ये क्यों हुआ राष्ट्रीय आंदोलन, और इसके क्या परिणाम निकले। तो हम शुरू करते हैं ज़्यादा बात न लेते हुए। भारत का राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से लेकर 1947 तक चला। इसको स्टडी के लिए आप 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम भाग या चरण, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का द्वितीय भाग या चरण, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का तृतीय भाग या चरण। पहला जो भाग इसका आता है, ये फर्स्ट चरण या फर्स्ट स्टेज 1885 से लेकर 1905 तक, यानी 1885 ईस्वी से लेकर 1905 ईस्वी तक। दूसरा आता है 1905 से लेकर 1919 ईस्वी तक, अर्थात 1905 से लेकर 1919 तक। तीसरा आता है 1909 से लेकर 1919 से लेकर 1947 ईस्वी तक, भारत के आज़ाद होने तक। अब सवाल आता है कि इसको मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड किया, क्यों किया? क्योंकि हम देखते हैं कि पहले चरण में सबसे प्रमुख घटना थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का होना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, मैंने ये ऑलरेडी ये पॉइंट्स लिख रखे हैं ताकि वीडियो में हपड़ दपड़ ना हो और आपके समझ में ये आराम से आता रहे। तो पहले मैं ये आपको लिख देता हूँ इसके आंसर, फिर मैं आपको इसके बारे में भी बताऊंगा। यहाँ पर आता है सवाल कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो बच्चों 28 दिसंबर 1885 को, 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। मैं इसको हिंदी में लिख देता हूँ, कभी कुछ बच्चों को समझ में ये ना आ पाए। 28 दिसंबर 1885 को इसकी स्थापना की गई। अब इसका स्थान कौन सा चुना गया? इसका स्थान चुना गया गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय। मैं इसे रफ कर देता हूँ, अभी इसको भी रफ कर देता हूँ, दोबारा इसको ले लूँगा मैं। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय बम्बई।
जिसका आज वर्तमान नाम है मुंबई। अब एक सवाल आता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में का नाम परिवर्तित किया गया या उसमें किसी संस्था को विलय किया गया? तो ये बहुत अहम सवाल है आपके लिए। कुछ बुक्स कहती हैं कि ये इसका नाम परिवर्तित किया गया, कुछ बुक्स कहती हैं कि नाम परिवर्तित नहीं किया गया, उसमें उसका विलय किया गया। अब वो पार्टी कौन सी थी? जो पूर्व पार्टी थी हमारी, ये थी हमारी पूर्व पार्टी भारतीय राष्ट्रीय संघ, भारतीय राष्ट्रीय संघ, और इसकी स्थापना हुई थी 1884 में, और इसके संस्थापक थे ए ओ ह्यूम, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भी संस्थापक होंगे। अब मैं आप थोड़ा लौटता हूँ पीछे को, पॉइंट नंबर 3 पर। पूर्व स्थान की इसकी स्थापना हुई बंबई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में, लेकिन इसकी स्थापना जो थी 25 दिसंबर 1885 को पूना में होनी थी, पूना में होनी थी। लेकिन एक महामारी प्लेग फैल जाने के कारण इसकी स्थापना का स्थान बदला गया और इसकी स्थापना की गई गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय बंबई, तत्कालीन बंबई और टुडे बॉम्बे में। जबकि कहां पर होनी थी? पूना में। कब होनी थी? 25 दिसंबर 1885। इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको होती है। अब उसके बाद में बात आती है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। बहुत अच्छा सवाल है आपका ये। जो भारतीय राष्ट्रीय संघ के संस्थापक हैं, ए ओ ह्यूम, ए ओ ह्यूम। दूसरी बात, ए ओ ह्यूम एक रिटायर्ड ब्रिटिश अधिकारी थे। एक रिटायर्ड ब्रिटिश अधिकारी। इसको मैं रब कर दूं ताकि आप लोगों को, क्योंकि छोटा बोर्ड है, अभी बड़ा बोर्ड में ले आऊंगा इसका, तो फिर आपको मैं सब बातें और अच्छे तरीके से बता पाऊंगा। अभी मैंने इसको रब कर दिया है। सवाल आता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड डफरिन। और इसमें विलय किसका हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय संघ का। मैं दोबारा लिख देता हूं उसमें, भारतीय राष्ट्रीय संघ का विलय किया गया, जिसके फाउंडर ए ओ ह्यूम थे और 1884 में इसकी स्थापना की गई थी। 1884 में। अब यहां पर सवाल आता है कि कुल कितने व्यक्तियों ने आईएनसी की, इंडियन नेशनल कांग्रेस की मेंबरशिप ली? तो देखिए, अध्यक्ष पद के अलावा 72 सदस्यों ने इसकी सदस्यता ग्रहण की, 72% ने। अब आता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? फर्स्ट अध्यक्ष। इसके फर्स्ट अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र
बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष बने थे। और इसके महासचिव कौन बने, अक्सर बुक्स में हमें नहीं मिल पाता या हम इसको मिस कर देते हैं, हम इधर ध्यान नहीं देते। इसके महासचिव कौन रहे, इसके प्रथम महासचिव, इसके फाउंडर A.O. ह्यूम रहे और वो लगातार 10 वर्षों तक इसके अध्यक्ष बने रहे, सॉरी महासचिव बने रहे। तो 10 वर्षों तक लगातार A.O. ह्यूम ही इसके अध्यक्ष बने रहे। यहां देखिए इसके संस्थापक भी हैं। पॉइंट नंबर 4, पार्टी खड़ी करी, पार्टी बनाई और इसके सेक्रेटरी के तौर पर, महासचिव के तौर पर 10 वर्षों तक या 10 वर्षों तक लगातार इसके अध्यक्ष या महासचिव बने रहे, सॉरी अध्यक्ष नहीं महासचिव बने रहे A.O. ह्यूम साहब। ये मैंने गोला कर रहा हूँ, ये आपको अपने नोट्स लिखने में आसानी होगी आपको। एक इधर देखिए आप, ये मैंने इसको भी रिमार्क कर रहा हूँ, ये आपका 28 दिसंबर 1885 में इसकी स्थापना की गई, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय मुंबई में। जबकि इसकी स्थापना होनी थी 25 दिसंबर 1885 को पूना में, बट पूना में प्लेग फैल जाने के कारण इसकी स्थापना और इसके दिन और स्थान को चेंज किया गया। इसको 28 दिसंबर का डे रखा गया और स्थान रखा गया मुंबई। उसके बाद में अगर मैं आपसे बात करूं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किसके दिमाग की उपज थी, ऐसा पहली बार किसके माइंड में आया कि एक ऐसी पार्टी हो जो भारत का प्रतिनिधित्व करे, भारत का प्रतिनिधित्व करे, एक ऐसी पार्टी हो। चूंकि इसमें अभी 2-3 बातें खुलकर आएंगी सामने आपके कि वो पार्टी क्यों बनाई गई, भारत का प्रतिनिधित्व क्यों करे पार्टी, इस पर, और इसकी वास्तविकता क्या थी, इस बात को मुझे आपको बताने की है। आराम से आप देखिए इसको। पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, इसको मैं साफ कर रहा हूं क्योंकि छोटा बोर्ड है, कल को बड़ा बोर्ड भी होगा इंशाल्लाह। जब आप लोग इसको सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे तो इसका बड़ा बोर्ड भी होगा और आपको अच्छी वीडियो भी मिलेंगी। क्योंकि सेंटर बंद पड़े हुए हैं, हमारा खुद का सेंटर बंद पड़ा हुआ है, तो वहाँ जाने की हमें अनुमति तो है नहीं सेंटर में अपने, इसलिए घर पर जो भी मेरे पास सुविधा उपलब्ध थी, जो न्यूनतम सुविधाएं थी, उसके आधार पर मैं आपको ये वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब सवाल आता है कि ये किसके दिमाग की उपज थी, किसके दिमाग की उपज थी। तो प्यारे बच्चों, ये तत्कालीन वायसराय लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज थी। क्योंकि लॉर्ड डफरिन ने ही एक सुझाव दिया था A.O. ह्यूम को कि आप भारत में एक ऐसी पार्टी बनाइए जो देखने पर तो भारतीयों का प्रतिनिधित्व करे, लेकिन वास्तव में वो ब्रिटिश सरकार के हितों की रक्षा करे। और हुआ भी ऐसे ही हुआ, बताऊंगा मैं अभी आपको, ऐसे ही हुआ। तो लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज थी और इसको एक सुरक्षा नली के रूप में, सुरक्षा नली के रूप में ब्रिटिश सरकार के द्वारा इस्तेमाल किया गया। ब्रिटिश सरकार द्वारा इस्तेमाल किया गया। सेफ्टी वॉल इंग्लिश में कहते हैं, सेफ्टी वॉल, सुरक्षा नली के रूप में। इसको अंडरलाइन कर लो, अहम बात है ये, बहुत ही अहम बात है कि आईएनसी की स्थापना अंग्रेजों ने क्यों करवाई, अंग्रेजी अध्यक्ष क्यों रहा, क्योंकि अंग्रेजों ने कराई, संस्थापक रहा इसका, और अंग्रेज भी इसका अध्यक्ष रहा, अभी आएगा सामने आपके। तो सुरक्षा नली के रूप में, ताकि ब्रिटिश हितों की पूर्ति हो सके, इसकी स्थापना कराई कि भारतीयों को भांजा फैलाओ
और उनसे अपने मतलब की बातें कराते रहो। तो ये संस्था जो बनी थी वो ब्रिटिश हितों के लिए बनी थी, ना कि भारतीय हितों के लिए। इस संस्था ने जो यूटर्न लिया है ये भारतीय हितों के लिए। जब बंगाल का विभाजन हुआ 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के द्वारा, तब ये संस्था यूटर्न लेती है और ये भारत के राष्ट्रीय हितों के लिए काम करना शुरू करती है। उसके बाद फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कभी भी समर्थन नहीं किया ब्रिटिश पॉलिसीज का, कभी समर्थन नहीं किया। उसने वो समर्थन किया ब्रिटिश पॉलिसीज का, उन पॉलिसीज का जो पॉलिसीज भारत के राष्ट्रीय हित के लिए थी, करा इसके लिए। अब मैं आपसे सवाल और करता हूं कि प्रथम इसके मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? आईएनसी के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन बने? तो इसके प्रथम अध्यक्ष बने थे मुस्लिम अध्यक्ष सैयद बदरुद्दीन तैयब जी। क्योंकि ये पार्टी केवल हिंदू की पार्टी नहीं थी, केवल एक विशेष वर्ग की पार्टी नहीं थी, ये पार्टी सभी भारतीयों के लिए थी, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, ये सभी के लिए पार्टी थी, सभी के लिए। तो इसका प्रतिनिधित्व जो है तमाम हर कम्युनिटी के लोगों ने किया है। लाइक दादा भाई नौरोजी ने भी किया है, जबकि वो पारसी हैं। बिमेश्वर बनर्जी ने किया है, ये हिंदू हैं। और सैयद बदरुद्दीन तैयब जी ने किया है, ये मुस्लिम है। रहीमतुल्लाह सैनी ने भी किया है इसके नेतृत्व, वो तो मुस्लिम है। तो ये पार्टी विशेष रूप से भारत में सभी वर्गों के लिए बनाई गई एक राजनीतिक पार्टी थी। हमेशा इस बात को याद रखना, ये एक पार्टी बनाई गई थी जो संपूर्ण भारत के लोग जो धर्म की बाधाओं को तोड़ दे और राष्ट्रीय हितों के लिए काम करें, तो इस पार्टी का गठन किया गया था। अब इसमें विदेशी भी अध्यक्ष बने थे। अभी मैंने पहले कहा था आपसे कि इसके अंदर विदेशी भी अध्यक्ष बने हैं। तो पहले जो इसके अध्यक्ष बने हैं विदेशी, वो तो ब्रिटिश थे जॉर्ज यूले, जो ब्रिटिश हैं। और इसके पहले विदेशी अध्यक्ष बनने का इनको शर्फ हासिल हुआ, जॉर्ज यूले को। अब कुछ बातें और हैं मेरे दिमाग में आईएनसी के ऊपर, जो मैं अभी आपको बता रहा हूं, ताकि आप लोगों की प्रीलिम्स में ये कोई भी गलती आप ना कर पाओ। और जिस तरह आप लोग पढ़ रहे हो, मुझे बड़ी खुशी हो रही है आपको इस बात देखते हुए बच्चों, कि आप ग्रुप में जुड़कर बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे हो। अकॉर्डिंग टू मी, तो मैं आपको पर डे फॉलो कर रहा हूँ, अपने घर से ही फॉलो कर रहा हूँ, क्योंकि स्थिति खराब चल रही है, कोरोना की स्थिति चल रही है। और देखो मैंने मास्क भी लगाया हुआ है। मैं इस मास्क को मैंने इसलिए लगाया है कि ताकि आप लोग भी मास्क ऐसा लगाएं, जब भी आप घर से बाहर निकलें मास्क लगाएं, सैनिटाइजर अपने साथ रखो, छोटा डिब्बी रखो चाहें, और जहाँ जाएं सैनिटाइजर में रहो। और जितना अपने आप को सेफ बना सकते हो उतना सेफ बनाओ, क्योंकि देश के हालात जो हैं महामारी के बहुत ज़्यादा खतरनाक हो रहे हैं। क्योंकि अभी मैं न्यूज़ सुन रहा था अभी, तो बताया कि कई जगह पर तो हमारे जो डेड व्यक्ति हैं उनको शमशान घाट पर जगह भी नहीं मिल पा रही अंतिम संस्कार के लिए, दफनाने के लिए कब्रिस्तान भी छोटे पड़ रहे हैं। इसलिए घर पर रहो, पढ़ाई करो, ना समझ में नहीं आता है मुझे फ़ोन करो और मुझसे बात करो। 24 आवर्स मैं आपके लिए तैयार हूँ। अब आगे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी श्रीमती एनी बेसेंट। श्रीमती एनी बेसेंट आयरलैंड के रहने वाली हैं, लेकिन इन्होंने सर्वाधिक भारतीय हितों के लिए भारत में काम किया है। एक ऐसी लेडी है कि इन्होंने भारत के समर्थन में बहुत सारा काम किया है, तो इनको भी सर्फ हासिल हुआ आईएनसी का अध्यक्ष बनने के लिए। बट ये विदेशी हैं। अब सवाल है, फिर आता है आधा सवाल आपके एग्जाम में भी आता है कि पहली भारतीय महिला कौन थी जो आईएनसी की अध्यक्ष बनी। आप लोग सब जानते हैं इन बातों को, क्योंकि ये मोटी मोटी बातें हैं जो आप सभी लोग इनको जानते हैं। मैं तो सिर्फ एक रिमाइंडर करा रहा हूँ आप लोगों को, ताकि ये बात आपके जहनों में घूमते रहे और आपसे कोई मिस्टेक ना हो। तो ये बनी थी हमारी श्रीमती
सरोजिनी नायडू, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, इनको कहा जाता है भारतीय आजादी के लिए नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। और वास्तव में ये नाइटिंगेल ऑफ इंडिया ही थी जिन्होंने देश के लिए इतना बड़ा योगदान दिया। दूसरी बात, ये संयुक्त प्रांत यूनाइटेड प्रोविजन अर्थात यूपी, और हम देखते हैं वर्तमान में तब भी हमारे देश का नाम क्या है, उत्तर प्रदेश। अब उसके बाद भी क्या रहा, यूपी। संयुक्त प्रांत की कह लो या यूपी की कह लो, पहली महिला राज्यपाल, प्रथम महिला राज्यपाल बनी। और भारत के भी अगर सारे स्टेटों की बात करते हैं तो भारत में एज ए महिला बनने वाली पहली राज्यपाल सरोजिनी नायडू ही हैं, अर्थात नाइटिंगेल ऑफ इंडिया ही हैं। इसके अलावा और जो बने हैं सब बाद में बने हैं। भारत की भी किसी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू, और भारत के राज्य संयुक्त प्रांत की या उत्तर प्रदेश की पहली बनने वाली महिला राज्यपाल भी सरोजिनी नायडू है। इसके अलावा रख करना पड़ेगा बोर्ड, इसके अलावा INC के युवा अध्यक्ष कौन बने? बड़ा अहम सवाल आता है। अध्यक्ष बहुत सारे बने, हमें लगेगा पंडित जवाहरलाल नेहरू हो सकते हैं या उनके समकक्ष के हो सकता है, लेकिन यहाँ देखिए बड़ा एक इत्तेफाक है कि युवा में उस समय सबसे ज्यादा युवा थे, यंग थे। भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर, पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद। ये एपीजे अब्दुल कलाम नहीं है। एपीजे अब्दुल कलाम तो भी हमारे सन 2007 में भारत के राष्ट्रपति बने थे, जो एक साइंटिस्ट हैं, और दुख की बात यह है कि आज वो हमारे साथ में नहीं है। वो हमारे लिए बहुत बड़े आइडियल थे। अगर आप स्टूडेंट हो तो आपके लिए बहुत बड़े, सबसे बड़े आइडियल वही हैं जिनका जन्म हुआ था 15 अक्टूबर को। तो यूएनओ हर वर्ष 15 अक्टूबर को इन मेमोरी ऑफ एपीजे अब्दुल कलाम की याद में उनके बर्थडे पार्टी को मनाते हैं, और उसको एक युवा दिवस के रूप में या शिक्षा दिवस के रूप में उसको मनाते हैं। ये भी आपको नई बात मैंने बता दी हो जो मुझे याद थी। इसके अतिरिक्त 3 बार सर्वाधिक अध्यक्ष बनने वाले 2 व्यक्ति हैं, पंडित जवाहर लाल नेहरू, दूसरे दादा भाई नौरोजी। यहां पर मैं एक बात आपको और बताता चलूं, दादा भाई नौरोजी वह व्यक्ति हैं जिन्होंने इस संगठन का नाम कांग्रेस दिया था। अपने प्रस्ताव में रखा था कि जो संगठन हम बना रहे हैं तो इसका नाम कांग्रेस होना चाहिए, और कांग्रेस शब्द का अर्थ होता है ग्रुप ऑफ द पीओपी, अर्थात लोगों का समूह। ये टाइटल, ये नाम ये दिया है दादा भाई नौरोजी ने। एक पारसी हैं और अध्यक्ष भी रहे हैं, इसलिए मैं फिर दोबारा कह रहा हूं कि ये पार्टी किसी व्यक्ति विशेष की नहीं थी, ये संपूर्ण भारतीयों की एक राजनीतिक पार्टी थी जो हमें लीड कर रही थी। इसके अलावा इसका 1896 में इसका कलकत्ता अधिवेशन हुआ, उसमें सर्वप्रथम वंदे मातरम गीत गाया गया। 1986 स्थान कलकत्ता, वंदे मातरम गीत गाया गया जो बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। सवाल पैदा होता है यहाँ पर एक और,
कि ये गीत क्यों गाया गया, क्यों गाया गया। राष्ट्रीय एकता को बनाने के लिए, सब भारतीयों को एक प्लेटफार्म पर आने के लिए, राष्ट्रवाद को जन्म देने के लिए इस गीत को वहाँ गाया गया। और इत्तेफाक देखिए आप कि हम हिंदू और मुसलमान कितने करीब हैं। वंदे मातरम गीत गाया जा रहा है और अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? रहीमतुल्लाह सयानी, मुस्लिम हो गए, रहीमतुल्लाह सयानी। यानी इस देश को जो सींचा है हमारे बुजुर्गों ने, तो उसमें सभी वर्गों के लोग शामिल हुए हैं, पार्टिकुलर किसी एक वर्ग का इसमें नाम नहीं आता। वंदे मातरम गीत गाया गया है कैलकाटा में और अध्यक्षता करिए रहीमतुल्लाह सयानी ने। इसके अलावा इसका एक अधिवेशन हुआ 1911 में, ये भी आपका कैलकाटा या कलकत्ता या वर्तमान का कोलकाता में हुआ। उसमें गाया गया था सर्वप्रथम जन गण मन गीत, जो आज वर्तमान में भारत का राष्ट्रगान है और वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है। दोनों बातें क्लियर। अब एक सवाल आता है कि हमारी एक आता है कि हमने पूर्ण स्वराज्य की मांग को कब पारित किया। देखो, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 31 दिसंबर 1929 रावी नदी के पास, रावी नदी के पास अध्यक्ष बने थे इसके पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में सर्वप्रथम इनके पिता मोतीलाल नेहरू की रिपोर्ट को, जिसे हम कहते हैं नेहरू रिपोर्ट, को खारिज कर दिया गया। पहली बात इसमें हुई कि इनके पिता मोतीलाल नेहरू, पंडित मोतीलाल नेहरू की रिपोर्ट, जिसे हम नेहरू रिपोर्ट के नाम से जानते हैं, को खारिज कर दिया गया। नेहरू रिपोर्ट को खारिज कर दिया गया। सवाल यहां पर यह उठता है कि पंडित मोतीलाल नेहरू की रिपोर्ट को खारिज क्यों किया गया। देखिए, उसके अंदर बहुत सारे बिंदु हैं, लेकिन उसमें एक बिंदु हमारे लिए काफी है ये बताने के लिए कि उसमें डोमिनियन स्टेट की बात की गई थी कि भारतीय उपनिवेश, कि भारत को कुछ रियायतें दी जाएंगी, कुछ स्वशासन दिया जाएगा, लेकिन भारत अंग्रेजों के गुलाम ही रहेगा, अंग्रेजों का एक स्टेट के रूप में रहेगा। लेकिन इस बात को खारिज कर दिया गया 31 दिसंबर 1929 में, खुद पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, जो आपके बेटे हैं। तो गलत बात को खारिज कर दिया गया। दूसरी बात, एक प्रस्ताव पारित किया गया, प्रस्ताव पारित किया गया। क्या प्रस्ताव था? पूर्ण स्वराज या पूर्ण आजादी, कि अब हमें ब्रिटिश से कुछ छोटे अधिकार नहीं चाहिए, हमें इंडिपेंडेंट इंडिया चाहिए, जिसका रूल भी हम बनाएं, रूल को फॉलो भी हम कराएं। ये बात यहां पर आई। तीसरा, एक प्रस्ताव और पारित किया गया कि हम गुलामी में रहते हुए, आ जाएगा इतना बोर्ड पर, गुलामी में रहते हुए प्रत्येक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे, दिवस के रूप में मनाएंगे। और पहली बार 26 जनवरी
सन 1930 को दास्ता में रहते हुए हमने स्वतंत्रता दिवस मनाया और यह एक ऐतिहासिक दिन था। इसलिए हमने इस तारीख को, इस डेट को याद करने के लिए 26 जनवरी सन 1950 को संविधान को लागू किया, जबकि संविधान हमारा 26 नवंबर 1949 को बनकर पूर्ण भी हो गया था, अंगीकार भी हो गया था, अधिनियत भी हो गया था और आपका अर्वित भी हो गया था। 26 नवंबर को हम प्रतिवर्ष संविधान दिवस के रूप में भी मनाते हैं, ये भी आप लोगों को मोस्टली मालूम है। अब इसमें मैं आपको लास्ट बात, दो बातें और करूँगा, दो बातें सिर्फ, इसमें मैं आपको ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा क्योंकि ये बातें आप लोगों को पहले से आप जानते हो। इन बातों को मैं आपको रिमाइंडर करा रहा हूँ। दो बातें और, बड़े ही अचरज की बात है कि महात्मा गांधी केवल एक बार INC के अध्यक्ष बने और ये था बेलगांव अधिवेशन। बेलगांव अधिवेशन 1924। गांधी जी ने कितना बड़ा मूवमेंट खड़ा किया 1915 से भारत में। उसके बाद भी एकमात्र अध्यक्ष के रूप में आप बने 1924 में बेलगांव अधिवेशन में। और लास्ट मेरे पास आपके लिए एक बात और बताने के लिए, इसके अंदर बाकी बातें तो आपको बुक्स वगैरह से मिल जाती हैं, ये भी मिल जाएंगी। हफड़ दफड़ में करता नहीं बिल्कुल मैं, क्योंकि हफड़ दफड़ करूंगा तो जुबान बहक जाएगी, तो तलानापन भी आ सकता है, बहुत सारी बातें होंगी यार बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों। आजादी के समय INC के अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष आचार्य जीवत राम कृपलानी, जिन्हें हम कहते हैं आचार्य JB कृपलानी। जब भारत आजाद हुआ उस समय INC के अध्यक्ष थे आचार्य जीवत राम कृपलानी। इस टॉपिक को तो मैं अभी यहीं खत्म करने वाला हूँ, क्योंकि टॉपिक में ज़्यादा लंबा नहीं बनाना चाह रहा। टॉपिक आपको इतना टॉपिक चाह रहा हूँ कि आप उसको आराम से देख लो और बोर आपको ना हो बिल्कुल भी। एक बात है जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। 14-15 अगस्त को हम आज़ाद हुए, 14-15 अगस्त को देश बटा, फायदा किसका हुआ? नुकसान के अलावा। 14-15 अगस्त भारत की नहीं, एशिया के नहीं, बल्कि वर्ल्ड की, भारत सहित, एशिया सहित वर्ल्ड का ब्लैक डे ऑफ इंडिया, मेरे अकॉर्डिंग ब्लैक डे ऑफ इंडिया। कम से कम 30 लाख से ज्यादा लोग मारे गए जो मासूम थे, बेगुनाह थे, और कई करोड़ लोग इधर से इधर हुए। बताइए आप, अभी तक पूरे संसार में इतना बड़ा डिवाइडेशन किसी देश का भी नहीं हुआ है, चाहे वो सूडान का डिवाइडेशन हो, चाहे वो कोरिया का डिवाइडेशन हो। अभी इतना बड़ा डिवाइडेशन या इतनी बड़ी पॉपुलेशन हताहत नहीं हुई है, ना इतनी बड़ी पॉपुलेशन की डेथ हुई है, ना इतनी बड़ी पॉपुलेशन जो है आई और गई, इतना बड़ा नहीं हुआ है। तो अकॉर्डिंग मी, मेरे मंतव्य के अनुसार 14-15 अगस्त आज़ादी का दिन तो है, बट वो हमारे लिए एक ब्लैक डे ऑफ इंडिया भी है, काला दिन भारत का, जिस दिन हम बटे और आज तक हम उसका दर्द झेल रहे हैं। तो मेरे स्टूडेंट्स, ये वीडियो मैं यही पूरी कर रहा हूँ। इसमें कोई बात आपसे नहीं आती हो, मुझे फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपनी इस बात को जानो। एक बात तो बता दूं मैं आपसे कि जब मैं थोड़ी सी मेहनत कर रहा हूं तो 10 कदम आप चलें, 90 कदम मैं चलूं, 100 कदम हो गए तो आपका भी उद्देश्य पार, मेरा भी उद्देश्य पार। क्योंकि मेरा फर्स्ट लक्ष्य है कि मुरादाबाद मंडल से मुझे सिविल सर्विस के स्टूडेंट्स देने हैं जो भारत सरकार की सेवा करेंगे
और उसके लिए ये मेरा भी संकल्प है और ये आपका भी संकल्प है। और अगर वीडियो समझ में आए सब्सक्राइब करो और उसे कराओ, और कम से कम एक लाइक तो बनता ही है। तो मैं अपनी बात को समाप्त कर रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड पर। इसका जो सेकंड पार्ट है इस पर बात करूँगा मैं आप लोगों से। तो दोबारा से करता हूँ सलाम। मैं आपको सलाम करता हूँ, आपके जज्बे को सलाम करता हूँ, आपकी मेहनत को सलाम करता हूँ, आपके रात के जागने को सलाम करता हूँ, दिन में आपको पढ़ाई करने को सलाम करता हूँ। क्योंकि कोई आप गरीब भी हैं, मिडिल भी हैं, हर प्रकार से आपके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारियाँ हैं, बावजूद उसके आप लोग इतने सीरियस हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है, इसलिए मैं आपको सैल्यूट भी करता हूँ। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। मेरा भारत महान, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। आदाब और नमस्कार।